चलो बेटा शुरू करते हैं, ठीक है। मोशन स्टार्टिंग से हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है। अगर वो समय के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो मोशन में है। अगर समय के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो फिर वो मोशन में नहीं है, रेस्ट पे है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, वो डिपेंड करता है बोथ ऑब्जर्वर के ऊपर एंड द ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मूव कर रहा है, हाँ है ना। जो मूव कर रहा है और जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। क्लियर, डन। इसके बाद हमने पढ़ा पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो गिवन टाइम में अपने साइज से ज़्यादा दूरी तय करे, उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा रेफरेंस फ्रेम या फिर रेफरेंस पॉइंट। समझ आई बात? रेफरेंस पॉइंट में क्या था कि अगर आपको कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन डिफाइन करना है, डन। मोशन डिफाइन करने के लिए हमारे को एक पॉइंट चाहिए होता है जिसको ध्यान में रख के जहाँ पे ऑब्जर्वर करता है और वो क्या करता है, उसे फिर मोशन को डिफाइन करता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसकी क्या स्पीड थी। ये सारा कुछ डिफाइन करने के लिए हमारे को एक पॉइंट चाहिए होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। बिना रेफरेंस पॉइंट के आप डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें डिफाइन नहीं कर सकती। बात क्लियर हो गया? रेफरेंस पॉइंट के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्टेंस डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। डिस्टेंस को नापते हैं मीटर्स में और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डन। और हमने क्या पढ़ा, इसका डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है। ओके, मोशन वाला डिस्टेंस से पहले हमने पढ़ा था मोशंस। ओके, मोशंस में हमने कुछ पढ़ लिए थे कि रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ लिया था, और क्या पढ़ लिया था? ट्रांसलेटरी मोशन, डन। और रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या था? अगर एक बॉडी हमारा पॉइंट मास है, क्या है? एक मिनट आ गया। ये डेफिनेशन में थोड़ा सा हो जाता है ना। ये रहा ये रहा। ओके, यहां से रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है? अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करे तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन मूव करे तो उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। बात समझ में आई? अगर एक पार्टिकल मूव करे स्ट्रेट लाइन में, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो ट्रांसलेटरी मोशन। बात समझ में आई? एक बॉडी और पार्टिकल में क्या फर्क होता है? बॉडी जो होती है वो बहुत सारे, एक पार्टिकल ये है और ये क्या है? ये बॉडी है, ये क्या है? एक बॉडी बहुत सारे पार्टिकल को मिला के बनती है। उसके बाद हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। अगर एक पार्टिकल गोल गोल चक्कर काटे तो वो क्या है? सर्कुलर मोशन। और अगर एक बॉडी गोल गोल चक्कर काटे तो उसे क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन, ठीक है। और वो सारे के सारे, अगर एक बॉडी हमारी गोल गोल चक्कर काट रही है तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, बॉडी, क्योंकि बॉडी हमेशा किससे मिलके बनी होती है? पार्टिकल से मिलके बनी होती है। सारे के सारे पार्टिकल्स गोल गोल चक्कर काटेंगे और वो कैसे सर्कल बनाएंगे? कंसेंट्रिक सर्कल्स। कैसे सर्कल बनाएंगे? और उन सारे सर्कल्स का जो सेंटर होगा, उन सारे सर्कल्स का जो सेंटर होगा वो एक लाइन पे आएगा और उस लाइन को क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या यहां तक क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। टू और फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ऐसे 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 मोशंस को। समझ आई बात? ऑसिलेटरी मोशन में बॉडी अपनी मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा दूर जा सकती है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। उसे क्या कहते हैं? और अगर हम ऑसिलेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड कम कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? वो क्या बन जाता है? वाइब्रेटरी मोशन बन जाता है। क्या बन जाता है? उसके बाद हमने पढ़ा था मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन में पढ़ा हमारे पास तीन तरह के मोशन होते हैं, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। 1D मोशन में क्या होता है? अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका बस एक एक्स, वाई और जेड में से बस एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट, तो उसे क्या बोलेंगे हम? 1D मोशन। उसे क्या बोलेंगे हम? अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस में और उसके दो कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहे हैं तो वो कौन सा मोशन है? और अगर उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज करे तो कैसा मोशन कर रहा है? 3D मोशन कर रहा है, ठीक है। और इसके बारे में आपको ये चीज बताई थी, अगर कोई पार्टिकल मेरा एक्सिस पे है, मूव कर रहा है, कहाँ पे मूव कर रहा है? तो उसका 1D मोशन होगा। अगर कोई पार्टिकल मेरा प्लेन पे मूव कर रहा है तो उसका 2D मोशन होगा। अगर कोई चीज मेरी स्पेस में घूम रही है तो 3D मोशन होगा।
समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? क्या तुम्हारे को एक्सिस, स्पेस और प्लेन में फर्क पता है? डन। जैसे कि अगर आप लोग एक्सिस का तो मैं आपको ये बता सकता हूं, अगर ये डंडी पे मूव कर रहे हो, आप कहां पे मूव कर रहे हो? इस डंडी पे मूव कर रहे हो, तो आपका ये एक्सिस है, ये क्या है? और कौन सा मोशन कर रहे हो आप? वन डी मोशन। कौन सा मोशन कर रहे हो? वन डी मोशन। और टू डी मोशन के लिए ये पूरा का पूरा प्लेन है, ये पूरा का पूरा क्या है? अगर आप इसके ऊपर मूव कर रहे हो तो कौन सा मोशन है ये आपका? टू डी मोशन। और ये क्या है? स्पेस। अगर आप स्पेस में मूव कर रहे हो तो आपका ये कौन सा मोशन है? थ्री डी मोशन है। यहां तक बात क्लियर? ओके। इसके बाद हम आए थे कहां पे? स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड मतलब स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब स्ट्रेंथ। जैसे कि 5 kg, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि हमारा हो गया 5 kg, और क्या हो गया 10 kg, और क्या हो गया 15 kg। अब ये 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो को डिफाइन करने के लिए बस मेरे को क्या चाहिए? एक नंबर और एक यूनिट। 5, 10 और 15 में से किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी? 15 किलो की ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, तो इसका ज्यादा मैग्नीट्यूड है। समझ आएगी बात? तो इसको डिफाइन करने के लिए मेरे को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे पास टाइम हो गया, क्या हो गया? टाइम। 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, कौन सा किस टाइम की स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो 10 घंटे का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो इसको भी डिफाइन करने में मेरे को टाइम डायरेक्शन की जरूरत नहीं। बट कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स को अगर मेरे को डिफाइन करना है, ठीक, तो मेरे को डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। बिना डायरेक्शन बताए जो फोर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है। कैसे डायरेक्शन की जरूरत है? जैसे कि अगर मेरे को इस टेबल को हिलाना है, इस टेबल को, अगर मैं इस टेबल को इधर से धक्का मारूंगा तो ये नहीं हिलेगा, हाँ है ना? लेकिन अगर इसी टेबल को मैं इधर से धक्का मारूंगा तो वो उधर चला जाएगा, हाँ है ना? क्लियर? तो ये फोर्स है जिसको डिफाइन करने के लिए मेरे को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है कि मैं किस डायरेक्शन में उससे क्या कर रहा हूं। स्केलर में डायरेक्शन को देखते नहीं। स्केलर क्वांटिटीज के लिए डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं होती। अगर आप अपनी घड़ी से टाइम देख रही हो, ठीक है, तो क्या टाइम तो उतना ही बताएगा जितना बजा हुआ है, चाहे आप लेट के देखो, चाहे आप सो के देखो, चाहे आप भागती हुई देखो, चाहे जैसे मर्जी देखो, हाँ है ना? ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। वेक्टर में तो डायरेक्शन को बताए बिना आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। बात समझ में आई क्या? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हमने एक फिजिकल क्वांटिटी, पहली फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस पढ़ी थी। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में, डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। बात समझ में आई कि नहीं? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्या है यहां तक क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए हमारे को डायरेक्शन की जरूरत है। डायरेक्शन की जरूरत है। तो डिस्टेंस क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना एक्चुअल में उसने कितना पाथ कवर किया है, और डिस्प्लेसमेंट बताता है कि वो अपनी डायरेक्शन से कितना खिसका है, कितना खिसका है। समझ आई बात? अगर एक ऑब्जेक्ट मेरा है, प्यारा सा ऑब्जेक्ट है, वो यहां से यहां पे, पहले इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया, हाँ है ना? तो इसने 5 मीटर इधर से चला, 10 मीटर इधर चला, और फिर 5 मीटर इधर से चला। तो इसने कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया? 15 मीटर। बट इसकी जगह अब ध्यान से देखना, इसने यहां से स्टार्टिंग करी थी, और उस डायरेक्शन में खिसका, उस डायरेक्शन में। समझ आएगी बात? तो इसका 10 मीटर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या बेटा? सु। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? सु। समझ आएगी बात? वो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, तो ये 5 मीटर मान लो, और ये कितना मान लो? 10 मीटर मान लो। तो डिस्टेंस कितना हो गया? अच्छा, इसको भी 5 मीटर मान लो, इसको भी कितना मान लो? 1 मिनट ऐसे कर देता हूं मैं। ये राइट एंगल है, ठीक है, ये 5 मीटर, और ये भी कितना है? 5 मीटर। पहले ऊपर गया, फिर इधर गया, डन। तो डिस्टेंस कितना चला? ये 10 मीटर। लेकिन अपनी जगह से किसका कितना? 5√2 मीटर। 5√2 मीटर। आपको बताया था अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना होगा? 5√2 होगा, हाँ है ना? x पे x√2, x पे। तो ये
और उधर को खिसका है, कहाँ को खिसका है? तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिना डायरेक्शन के हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ से कहीं ना कहीं गई, आप अगर यहाँ से उधर गई तो दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, दिस डायरेक्शन। अगर आप इधर जाके उधर जा रही हो तो डिस्टेंस तो चलो ये है, बट डिस्प्लेसमेंट इज दैट। डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो। अगर मैं जहां से शुरू करता हूं घूम के वहीं पे आ जाता हूं तो डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो होता है, हाँ या ना? डन। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को हम बेटा नापते हैं किसमें? मीटर्स में नापते हैं। दोनों किसमें नापते हैं? मीटर्स में नापते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है? ओके। इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर इक्वल डिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इन द सेम डायरेक्शन, तो यूनिफॉर्म मोशन है, हाँ है ना? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ओके नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं अनइक्वल टाइम में, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल टाइम में, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। या फिर अगर हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल टाइम में बट डायरेक्शन अलग अलग है, तो भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बात समझ में आई? अभी मोशन को हमने डिफाइन किया, किसको डिफाइन किया? मोशन को। और मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ते टाइम हमने ये भी देखा, अगर मोशन बदलता है तो बॉडी एक्सेलरेशन करती है, मोशन नहीं बदलता तो बॉडी एक्सेलरेशन नहीं करती। मोशन कैसे कैसे बदल सकता है? अगर हम अपनी स्पीड कम ज़्यादा करें, अगर हम अपनी स्पीड कम ज़्यादा करें, या फिर हम अपनी डायरेक्शन बदलें, या फिर हम अपनी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसके बाद हम कहाँ पे आए थे? इसके बाद हम लोग आए स्पीड के ऊपर। स्पीड क्या है? मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और स्केलर क्वांटिटी। डन। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। और स्पीड और वेलोसिटी में फर्क यहीं पे बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ से यहाँ पे आई, यहाँ से यहाँ पे आई, यहाँ से यहाँ पे आई, डन, तो आपने ये 5 चला, ये 10 चला, और ये कितना चला बेटा? 5 चला। 5 मीटर, 10 मीटर और 15, और ये भी 5 मीटर, और टाइम ले गया आपने इतना चलने में आपने 5 सेकंड लिए। कितने लिए? कितने लिए? तो स्पीड है आपका, कितने डिस्टेंस चला? 20, और टाइम कितना लिया? 5, तो 4 मीटर पर सेकंड आपकी क्या है? स्पीड है। बात समझ में आ रही है? बट अगर हम वेलोसिटी की बात करें, किसकी बात करें? तो भाई आप कितना खिसकी? आप अपनी जगह से बस इतना खिसी। डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 10 मीटर। और आपने टाइम कितना लिया? 5 सेकंड। आपने यहां से यहां तक आपने नृत्य किया, आप यहां से यहां तक घूम कर आई, हाँ है ना? टाइम तो 5 सेकंड ही लिया, पर खिसकी बस इतना, खिसकी बस। तो वेलोसिटी कितनी होगी मेरी? वेलोसिटी होगी मेरी 10 मीटर चला मैं, 5 सेकंड में चली मैं, ठीक, तो 2 मीटर पर सेकंड। क्या? डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बेटा यहां पे ये वाला, क्या बात कर रही हो? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे निकालना सिखाया था आपको? अलग अलग तरीकों से निकालना सिखाया था, हाँ या ना? भाई आपको ये बताया था कि अगर आप यहां से ये ए से बी गई, बी से सी गई, तो ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, और ये कितना है? 5 मीटर, और ये भी कितना है? अगर आप ए से जा रही हो बी और बी से जा रही हो बेटा सी, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने? डिस्टेंस कितना? 15। और डिस्प्लेसमेंट कितना? ये डिस्टेंस आपका हो गया 5 और 10 15, और डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये। और ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। कहां से निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से लगा के मेरा AC कितना आएगा? AC आएगा मेरा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मतलब 100 और 125। कितना आया? ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। ये मेरा क्या आया? डिस्प्लेसमेंट है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है?
इसके बाद हमने क्या पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हुए? इसके बाद हमने पढ़ा था अगर मैं ये चीज़ है, मैं यहाँ से चलती हूँ और गोल घूम के यहाँ तक आ जाती हूँ, ये रेडियस है आर, रेडियस कितना है आर। अगर ये रेडियस आर है तो ये जो डिस्टेंस मैंने मूव किया, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना हुआ? ये हुआ पाई आर। ये क्या हुआ? हाँ है ना? डिस्टेंस कितना हो गया इस केस में? इस केस में मेरा डिस्टेंस हो गया पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाली दूरी। ये कितनी है? 2r। ये कितनी है? 2r। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके अलावा हमने बहुत सारे केसेस करे थे, इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें करी थी। हमने ये भी देखा था कि अगर आप यहाँ से घूमकर इधर से इधर आई, इधर से इधर आई, इधर से इधर और फिर इधर आ गई, तो डिस्टेंस जो होगा वो तो हमारा पूरा ये होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। समझ आई बात? अगर आपको और भी ज़्यादा अगर डिस्टेंस नहीं क्लियर हो रहा तो एक बार ही जाके फर्स्ट लेक्चर का दोबारा से देखो। समझ आई बात? और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को आके बताओ कि मैं आपको क्लास से पहले बुला के, इधर बुला के, उधर बुला के समझाऊं। बात समझ में आई? ओके। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। बात समझ में आई क्या? तो मैंने टोटल 5 सेकंड में यहां से यहां तक आया, 20 मीटर चला 5 सेकंड में, तो 4 मीटर पर सेकंड मेरी क्या थी? स्पीड थी। और मैं खिसका कितना? खिसका तो सिर्फ 10 मीटर, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। समझ आई बात? स्पीड और वेलोसिटी का पता लगा। अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले स्पीड हमारी ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड को बताने के लिए मेरे को जरूरत नहीं होती है डायरेक्शन की। स्पीड को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो स्पीड कितने तरह की स्पीड होती है? कितनी तरह की? 4 तरह की। कौन कौन सी स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड और डन। यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होती है? हाँ, अगर आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आपकी स्पीड क्या है? डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन कोई फर्क, चाहे आप इधर जाओ, चाहे आप इधर जाओ, चाहे आप इधर जाओ, क्योंकि स्पीड डायरेक्शन को नहीं देखती है। समझ आ गई बात? अगर आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आपकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। डन। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? कुछ भी कह रही है, पता है आपको? तो यहाँ पे हमारे पास क्या था? नॉन मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? अगर हम इक्वल डिस्टेंस चले अनइक्वल टाइम में, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस चले इक्वल टाइम में, तो इस समय हमारी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। जैसे कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने आपको बताया था, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में यह देखे कि टन टन 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, ये 5 सेकंड में चला, ये 4 सेकंड में चला, और ये 2 सेकंड में चला। इक्वल डिस्टेंस चल रहा है अनइक्वल टाइम में। वैसे तो ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना? लेकिन इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दौरान जो स्पीड है वो भी नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्पीड इसकी धीरे धीरे तेज हो रही है। स्पीड इसकी धीरे धीरे, पहले 5 सेकंड में इसने 5 मीटर चला था, फिर 4 सेकंड में 5 मीटर, फिर 2 सेकंड में 5 मीटर। हाँ है ना? डन। तो आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हुआ। अब एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड में हमने क्या पढ़ा था? एवरेज स्पीड में हमने पढ़ा था, ये रहा एवरेज स्पीड आया। एवरेज स्पीड में हमने पढ़ा, अगर मान लो वही वाला केस ले चलता हूं, ये देख लो, ये देख लो, ये आपने चला 5 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, ये 2 सेकंड में चला, ये 3 सेकंड में चला, और ये 4 सेकंड में चला। बात समझ में आई क्या? अगर आप ऐसे मूव कर रही हो, अगर आप ऐसे मूव कर रही हो, अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो हमारा जो स्पीड है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। एक स्पीड नहीं है।
यहां तक क्लियर हुआ? अब एवरेज स्पीड क्या है? देखो टोटल टाइम कितना लगा, 2 3 5 5 4 9 सेकंड, और 9 सेकंड में इसकी इसका टोटल टाइम लगा 9 सेकंड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया इसने? 15 मीटर। क्या इसके इस मोशन के दौरान इसकी एक ही स्पीड थी, या स्पीड कम हो रही थी, या स्पीड तेज हो रही थी? क्या हो रही थी? टाइम ज्यादा लग रहा है, स्पीड कम हो रही थी। स्पीड क्या हो रही थी? कम हो रही थी। ये बात समझ में आई? 15 मीटर चला, 9 सेकंड में स्पीड कम होती गई। स्पीड क्या होती गई? हमसे एवरेज स्पीड क्या है कि मेरे को 15 मीटर ही चलना है, मेरे को 15 मीटर ही चलना है। समझ आई बात? मेरे को 9 सेकंड में ही चलना है, डन। बट एक ही रफ्तार से, बट तो वो जो एक ही रफ्तार होएगी ना, स्पीड वो कम हो ना क्या हो, वो जो एक ही रफ्तार होगी उसे एवरेज स्पीड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? क्या समझ में आया? आया कि नहीं आया? यहाँ पे स्पीड क्या हो रही थी? कम हो रही थी, लेकिन इसने 15 मीटर चला कितनी देर में? 9 सेकंड में। अब वो बंदा चाहता है कि मैं 15 मीटर ही चलूं, 9 सेकंड में ही चलूं, है ना, बट एक ही रफ्तार से चलूं। बस कहां से चलूं? तो वो एक ही जो स्पीड होगी वो कौन सी स्पीड होगी? एवरेज स्पीड। मतलब अगर वो उसी स्पीड से चलेगा तो 15 मीटर चल लेगा 9 सेकंड में, उसे ना तो स्पीड बढ़ाने की जरूरत होगी ना स्पीड घटाने की जरूरत होगी। एवरेज स्पीड भी क्लियर आ गया, डन। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अब बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड भी। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हमने पढ़ लिया था, ठीक। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में क्या बताया गया? स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। समझ आई बात? समझ आई बात? अच्छा समझा देता हूं बेटा। ये देख मेरा बच्चा, तू इतना दूर चली, इतना दूर चली, ठीक, और ये मान ले डिस्टेंस, ये मान ले क्या है, और ये मान ले टाइम है। तूने इतना दूर चलने में इतना समय ले लिया। इतना क्या ले लिया? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई बात? इतना दूर चलने में तूने इतना समय ले लिया। इतना क्या ले लिया? समय ले लिया। अगर तू इस दूरी को बहुत ही कम कर दे और इस समय को भी बहुत ही कम कर दे, समझ आई बात, उस टाइम पे जो तेरी स्पीड आएगी उसे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहले ये जो पूरा जो दूरी है, आप इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो, टक 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 टक, बांट दे बांट दे। बांटा। अब ये जो छोटी सी दूरी आ गई, ये बहुत छोटी सी दूरी है। कितनी दूरी है? ये पूरी दूरी अगर x है तो इस छोटी सी दूरी को हम क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ये पूरी दूरी अगर x है, इस छोटी सी दूरी को डेल्टा x बोलेंगे। इस छोटी सी दूरी को, समझ आई बात? और ये आपका समय था। ये आपका क्या था? इतनी दूरी तय करने में आपने इतना समय लिया। इस समय के भी टुकड़े कर दो, बहुत छोटे छोटे टुकड़े। कितने टुकड़े? बात सही में है क्या? अब ये जो छोटा सा टुकड़ा है समय का, ये पूरा समय कितना लिया था आपने? टाइम लिया था t। टाइम लिया था t। बात सही में? अब मेरी बात सुन। और ये छोटा सा समय जो कितना था वो क्या था? डेल्टा t। ये क्या है? इसे डेल्टा t बोलते हैं। समझ आएगी बात? अब यहाँ पे दो चीजें बताता हूँ आपको मैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ स्पीड का मतलब। स्पीड दिखा दूं? स्पीड जो आई, आप इसको एवरेज स्पीड भी बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितना डिस्टेंस चला? टोटल कितना डिस्टेंस चला? x। कितना? x। बेटा ध्यान से देख, एवरेज स्पीड, टोटल कितना डिस्टेंस चला? x। टोटल कितना टाइम लिया? t। टोटल डिस्टेंस चला बच्चे ने x, टोटल टाइम लिया बच्चे ने t। हाँ है ना? अब इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? इंस्टेंट TANEOUS स्पीड। समझ आएगी बात? उस ये छोटा सा टाइम डिस्टेंस लिया। छोटा सा क्या लिया? छोटा सा डिस्टेंस कितना है? डेल्टा x। और उस छोटे से डिस्टेंस को चलने में उसने टाइम कितना लिया? टाइम कितना लिया? क्या ये बात क्लियर है? डेल्टा x डिस्टेंस था छोटा सा, उसको चलने में उसने क्या लिया? टाइम लिया, डेल्टा t। तो अब ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस, जब तूने पूरा डिस्टेंस लिया और पूरा टाइम लिया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आया। कौन सा स्पीड आया? एवरेज स्पीड आया। जब तूने छोटा सा डिस्टेंस लिया और उस समय उस छोटे से डिस्टेंस को चलने में जो छोटा सा टाइम लिया, तो एक छोटा सा डिस्टेंस और उसको चलने का छोटा सा टाइम, और उस स्पीड को क्या बोलेंगे हम?
इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि छोटा सा डिस्टेंस बहुत छोटा सा टाइम। टाइम कितना छोटा होता है? टाइम इस फॉर्मूले में जो हमारा टाइम होता है वो बहुत ही छोटा, नियरली जीरो होता है। नियरली क्या होता है? तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, आपका टाइम जो है बहुत छोटा सा है, ठीक है। बहुत ही छोटे से टाइम में, जो आपने छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करोगी, और उस टाइम जो आपकी स्पीड होगी उसे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ में आई कि बात समझ में नहीं आई? आई पक्का? टोटल डिस्टेंस ऊपर, टोटल टाइम नीचे, तो क्या आएगा? एवरेज स्पीड। छोटा सा डिस्टेंस ऊपर और छोटा सा टाइम नीचे, तो क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड में टाइम कितना छोटा होना चाहिए? नियरली जीरो। टाइम नियरली जीरो कैसे होता है? बस इतना सा टाइम, बस इतना सा टाइम। समझ आएगी बात? बस जितना दो बारी आंखें झपकाने में टाइम लिया उतना ही टाइम। समझ आई बात? ओके, ठीक, यहां तक क्लियर। अब हमने पढ़ा था वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकल। वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, मीटर पर सेकंड में इसको भी नापते हैं, है ना। और बीच बीच में हमने पढ़ते 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 ये भी पढ़ लिया था कि स्पीड को या वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करके। 18/5 से, समझ आई बात की नहीं आई? जैसे कि अगर ये है मेरा 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मैं 72 को मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से, और ये किस में बदल जाएगा? मीटर पर सेकंड में। कितना मीटर पर सेकंड आया बेटा? 20 मीटर पर। अगर अब इस 20 मीटर पर सेकंड को अगर मेरे को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, किस में बदलना है? तो मैं इससे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 18/5 से। तो कितना आएगा ये? 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, हाँ है ना। डन, ओके। वेलोसिटी भी 4 तरह की पढ़ी हमने। वेलोसिटी भी कितने तरह की पढ़ी? 4 तरह की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मैंने आपको दो बातें, क्योंकि वेलोसिटी और आपको एक दो बातें बताई थी जो कि अभी मैं डिस्कस कर लूंगा। व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म मोशन के दौरान, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर। तो इस यूनिफॉर्म मोशन के दौरान जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक जैसी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक जैसी वेलोसिटी, वेलोसिटी बदल नहीं रही है। कितना क्लियर हो रहा है ना? डन। उसके बाद हमने बात करी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसकी? नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम अपनी अच्छा वेलोसिटी को पढ़ते पढ़ते हमने ये भी देखा था कि वेलोसिटी इज VELOCITY, फॉर्मूला स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, VELOCITY। वेलोसिटी के बाद दो चीजें होती है, एक होती है स्पीड होती है हमारी, और एक होती है हमारी। और अब वेलोसिटी में से, स्पीड और डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज बदल दो तो वेलोसिटी बदल जाएगी। समझ आई बात? अगर तू अपनी रफ्तार कम धीरे कर रही है, ठीक, तो तेरी वेलोसिटी बदल गई। वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? समझ आई बात? अगर तू डायरेक्शन भी बदल रही है तो भी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज। समझ आ रही बात? अगर तू इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ, बट तेरे डायरेक्शन बार बार बदल रहे हैं, बट तेरे डायरेक्शन बार बार, तो क्या ये तेरी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। क्या है भाई? डायरेक्शन बदल रहे हो ना, डायरेक्शन बदल रहे हो ना, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब स्पीड की बात करी तो स्पीड यूनिफॉर्म थी। स्पीड क्या थी? एक बारी दिखा देता हूं, ध्यान से प्यार से देख लो भाई। ये देखो, ये देखो 5 मीटर, ये देखो 2 सेकंड, ये देखो 5 मीटर, ये देखो 2 सेकंड, ये देखो 5 मीटर, और ये देखो 2 सेकंड। पहले तो मेरे को ये बताओ, इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, इक्वल टाइम में, स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कैसी है? लेकिन अगर मेरे को वेलोसिटी बताना है तो मेरे को स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा। स्पीड के साथ साथ, अब डायरेक्शन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। डायरेक्शन के बारे में कुछ, अगर मैं डायरेक्शन ऐसे लिख दूं तो डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी, तो कौन सी वेलोसिटी होगी? लेकिन अगर मैं डायरेक्शन ऐसे कर दूं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। तो वेलोसिटी कब बदलती है? अगर स्पीड या फिर डायरेक्शन दोनों में से कोई बदल जाए तो वेलोसिटी। इस केस में अगर मैं ये नीचे वाला छुपा के बस ऊपर वाला देखूं तो इसके अंदर स्पीड तो नहीं बदल रहा है, इसमें स्पीड तो, बट और डायरेक्शन भी, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी, अगर मैंने वो ऊपर वाला मिटा के सू
बस ये देखूं, स्पीड तो नहीं बदल रहा है, स्पीड तो, बट डायरेक्शन बदल रही है, तो वेलोसिटी मेरी चेंज हो रही है। बात समझ में आई क्या? दिस इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डन। अब एवरेज वेलोसिटी इज नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना खिसका और कितने समय में खिसका, टोटल कितना खिसका और कितने समय में खिसका, समझ आई बात? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अरे बता दिया था तुम्हारे को मैंने, अरे मैंने तुम्हारे को ये बता दिया था, ध्यान से देखो। अच्छा वेलोसिटी का बताया था ना, तो एवरेज वेलोसिटी इज सेम थिंग, ठीक है। टोटल कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया और कितना टाइम लिया, कितना टाइम लिया, बात समझ में आई? अगर अब मैं बात कर लेता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसकी बात कर लेता हूँ? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो एक छोटे से समय में वो कितना खिसका और उसने कितना टाइम लिया, समझ आई बात? मान लो एक छोटे से समय में डेल्टा टी में वो इतना डिस्प्लेसमेंट किया, इतना क्या किया उसने डिस्प्लेसमेंट, तो आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी आपकी, क्योंकि इतना इसने डिस्प्लेसमेंट किया, इतना इसने टाइम लिया, तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई। यहाँ पे हम टाइम कितना छोटा होना चाहिए, समझ आई बात की नहीं आई? हाँ है ना? बट सर आपने तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी यही लिखा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी, इंस्टेंटेनियस स्पीड में मैंने क्या लिखा था, ध्यान से देखना अगर तुम्हारे को याद है तो। इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी हमने लिखा था छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया छोटे से टाइम में, टाइम कितना होना चाहिए डेल्टा। हाँ है ना? तो ये दोनों तो एक जैसा ही लग रहा है, ये दोनों तो एक जैसा लग रहा है। इन दोनों को अलग करने के लिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा दिया था। इसके ऊपर किसका निशान लगा दिया था? क्योंकि ये डिस्टेंस है, क्या है? जब मैंने स्पीड की बात करी तो ऊपर वाला डिस्टेंस था, छोटा सा डिस्टेंस छोटे से टाइम में ट्रेवल किया, तो उस समय पे जो रफ्तार थी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपने छोटे से टाइम में ट्रेवल किया, तो उस समय जो आपकी रफ्तार थी वो इंस्टेंटेनियस क्या थी? वेलोसिटी थी। बात समझ में आई क्या? आ रही है क्या? पल्ले पड़ रहा है क्या? और हाँ एक बात और बताने की बात है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से लेकर आपका ज़्यादा कुछ भी तकल्लुफ नहीं उठाने की ज़रूरत आपको, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड का ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन आ सकता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा 110%। बात समझ में आई क्या? आपको आई क्या? तो आपको बस इसका क्या याद रख लेना है? डेफिनेशन याद रख लेनी है, समझ आएगी बात? ओके। हाँ जब हम फॉर्मूला नहीं है, हम एक्स दिखाते हैं। देखो अभी मैंने ये बताया था, ये फॉर्मूला मान लो या ना मानो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो, ये बड़ा डिस्टेंस को मैंने एक्स दिखा रहा हूं ना, और जो ज्यादा पूरा समय लिया उसे क्या दिखा रहा हूं? टी। छोटे से डिस्टेंस को क्या दिखाते हैं? डेल्टा एक्स। और छोटे से टाइम को क्या दिखाते हैं? डेल्टा टी। बात समझ में आ रही बेटा? अभी मैं तो मैंने पूरा नहीं लिखा, नहीं तो अभी मैं पूरा अगर इसको लिखने चलूं तो इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। आपको बस जितना लिखा है आप बस उतना याद रखें। क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब एक्सेलरेशन पे आए क्या? किस पे आए? यहाँ तक तो हमने कल वाला ही डिस्कस किया। कौन सा डिस्कस किया? कल वाला एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इस क्लास का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ्स करेंगे और क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे। सारी बातें क्या हो जाएंगी? डन। और ग्राफ्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, और आई गेस हाँ इसी चैप्टर में हम वो भी करेंगे, यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशंस भी करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशंस। पहले आए एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने की रफ्तार को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के चेंज होने की रफ्तार। अगर देखे मेरी बात सुने, प्यार से सुने, आप चल रही हो, सड़क पे चल रही हो, और आपने धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाई, ऐसे देखो, ठीक है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। वेलोसिटी अगर आपने एकदम से ऐसे जूम, तो वेलोसिटी एकदम से बढ़ गई, जूम। समझ आई बात? तो दूसरे केस में वेलोसिटी के चेंज होने की रफ्तार ज्यादा थी, और पहले केस में वेलोसिटी के चेंज होने की रफ्तार कम थी। समझ आई बात? आई कि नहीं आई? और इन शॉर्ट अगर मैं दूसरे तरह से समझाऊं आपको, व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? अगर आप अपना मोशन चेंज कर रहे हैं तो आप एक्सेलरेशन कर रहे हैं, अगर आप मोशन चेंज नहीं कर रहे तो एक्सेलरेशन। कितना क्लियर?
पूरा क्लियर? अब मोशन चेंज करने से मेरा क्या मतलब है, आप बताओगी मोशन चेंज करने से मेरा क्या मतलब है बेटा? शट अप, नहीं, मैंने बोला मोशन चेंज कर रहे हैं। पहले मैंने दो बातें बताई, अगर हम मोशन चेंज कर रहे हैं तो हम एक्सेलरेशन कर रहे हैं, अगर हम मोशन चेंज नहीं कर रहे तो हम एक्सेलरेशन। इतना समझ में आया? अब मुझे ये बताओ कि मोशन चेंज कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं मोशन चेंज? एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो मोशन चेंज होगा, बट कैसे? व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? प्यारी बच्ची, यूनिफॉर्म मोशन में हमारा मोशन चेंज नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा मोशन चेंज। तो बताओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की क्या खास बात है, बिना देखे बताओ। ये सराउंडिंग को मत घुसाओ भाई। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? शट अप, आप तो मत बोलो, आप देख के बता रही हो, आप बोलो। अच्छे से बताओ, आराम से बताओ। हाँ, अरे यार, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये बताया था कि बंदा अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है या अपनी रफ्तार, या बढ़ा रहा है या, हाँ है ना? अगर एक ही रफ्तार से चलेगा तो उसका इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम होगा, इक्वल डिस्टेंस। अगर वो एक ही रफ्तार से नहीं चल रहा तो उसका मोशन बदल रहा है, उसका मोशन। और ये कैसे हो सकता है? या तो अपनी रफ्तार बढ़ाए या तो अपनी रफ्तार, और एक और चीज, और या तो डायरेक्शन बदल ले। क्या बदल ले? हाँ है ना? तो एक्सेलरेशन हम लोग अपना मोशन कब चेंज करेंगे? या तो हम अपनी रफ्तार बढ़ाएं या अपनी रफ्तार, या तो स्पीड बढ़ाएं या तो स्पीड घटाएं, या तो डायरेक्शन चेंज करें, या तो क्या चेंज करें? अगर हम तीनों में से कुछ भी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेशन। क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेशन। बात समझे? व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा मोशन को चेंज होने की रफ्तार को एक्सेलरेशन कहते हैं। बात क्लियर है क्या? किस किस को समझ में आया? डन। अब देखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। बात क्लियर? अब वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है? वेलोसिटी की यूनिट, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है? और टाइम की क्या यूनिट होती है? सेकंड। टाइम की क्या यूनिट होती है? सेकंड। तो a इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड, और ये पर सेकंड, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, या फिर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। पर आवर, किलोमीटर पर आवर तो वेलोसिटी या स्पीड होता है, वेलोसिटी या स्पीड होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। मैंने यहाँ पे, तुम लोग अगर मेरे से प्यार से पूछो कि सर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आपने स्पीड क्यों नहीं लिखा, सिर्फ वेलोसिटी क्यों लिखा? क्योंकि एक्सेलरेशन तब आती है अगर मैं अपना मोशन चेंज करूं, अगर मैं अपना तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे चल रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए, टक टक टक, 5 मीटर 2 सेकंड में, 5 मीटर 2 सेकंड में, 5 मीटर 2 सेकंड ले लो। ओके, समझ आई बात? है ना? तो क्या तुम्हारी स्पीड बदल रही है? लेकिन अगर तू इधर को जाए, तू फिर इधर को जाए, फिर तू इधर को जाए, मोशन तो बदल रहा है ना, मोशन तो है ना? तो अगर मैं स्पीड को कंसीडर करता है, स्पीड को कंसीडर, तो इस केस में स्पीड तो नहीं बदल रही बट मोशन बदल। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के हिसाब से हम मोशन को ध्यान में रखते, हम डायरेक्शन को भी ध्यान में रखते हैं। और अगर स्पीड रखता मैं फॉर्मूले में, तो स्पीड तो डायरेक्शन को ध्यान में, तो हमको वेलोसिटी रखनी थी, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन को भी कंसीडर करता है। बात समझ में आई क्या? एक्सेलरेशन भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आएगी बात? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में तो स्पीड नहीं आएगा, क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी डायरेक्शन को देखती है और एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन को देखता है। बात समझ में आई? ओके। अब एक्सेलरेशन भी अलग अलग तरह की होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और तुम्हारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को लेकर न्यूमेरिकल्स भी हैं। क्या है? न्यूमेरिकल्स भी हैं। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है?
अगर आप अपनी रफ्तार यूनिफॉर्मली बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, अपनी रफ्तार कैसे बढ़ा रहे हैं, यूनिफॉर्मली, तो आपकी जो एक्सेलरेशन वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कितनी एक्सेलरेशन है। अब देखें आप अपनी रफ्तार यूनिफॉर्मली कैसे बढ़ा सकते हैं, प्यार से देखें, टाणा 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 टाणा, बस इतना काफी हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो मान लो टाइम 0 पे इसकी रफ्तार थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम बढ़ के कितना हो गया, 2 सेकंड, टाइम बढ़ के कितना हो गया, और रफ्तार बढ़ के कितनी हो गई, 10 से कितनी हो गई, 10 से बढ़ के 10 से हो गई 15 मीटर पर सेकंड। और फिर आपने टाइम 2 सेकंड और बढ़ाया, और रफ्तार बढ़ के फिर आपने टाइम 2 सेकंड और बढ़ाया, और रफ्तार बढ़ के, है ना। अब अपनी रफ्तार को देखो, हर 2 सेकंड में आपकी रफ्तार कितनी बढ़ रही है, टाइम कितना बढ़ रहा है, हर 2 सेकंड में आपकी रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहे हो। कितने बढ़ा रहे हो आप, ये जो बढ़ा रहे हो रफ्तार को, वो यूनिफॉर्मली बढ़ा रहे हो। ऐसा तो नहीं 2 सेकंड में कभी आपने 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा दिया, कभी आपने 20 मीटर पर सेकंड बढ़ा दिया। हर बार आप रफ्तार अपनी कैसे बढ़ा रहे हैं, यूनिफॉर्मली बढ़ा रहे हैं। आप समझ आ रहा है आपको कि नहीं है, समझ आ रहा है बेटा, आ रहा है, ओके। तो इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहे हैं। बात समझ में आई क्या। और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, आप बढ़ाए, आपका टाइम 2-2 सेकंड बढ़ रहा है, मान लो आपका टाइम कितना बढ़ रहा है, लेकिन कभी आपने 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा दिया, कभी आपने 7 मीटर पर सेकंड बढ़ा दिया, कभी आपने 20 मीटर पर सेकंड बढ़ा दिया, कभी आपने बढ़ाया ही नहीं, हाँ है ना। बात समझ में आई। बट द थिंग इज, द रियल लाइफ के अंदर जो हम जब भी हम अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं गाड़ी की, या फिर गाड़ी की रफ्तार घटाते हैं, या फिर हम भाग रहे हैं तो अपनी रफ्तार बढ़ाते घटाते हैं, वो यूनिफॉर्मली नहीं होता। रियल लाइफ में वो हमेशा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली ही होता है। समझ आ गई बात। बट हम बात कर रहे हैं किसकी अभी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। क्या आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आया, क्या आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आया। क्या मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कुछ लिख के दिखा दूं, चलो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कुछ लिख के दिखाता हूँ, देखें जरा। एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल था बेटा। क्या इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। अगर कोई भी बॉडी बेटा गिर रही होती है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। तो वो एक वैल्यू एक्सेलरेशन क्या होती है, फिक्स। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, फिक्स। समझ आएगी बात। देखो जब आप गिर रहे हो तब आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं, देखो एक्सेलरेशन को चाहे आप ए लिखो इस केस में, चाहे जी ए लिख दो अभी तो ठीक है। ए इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 9.8 मीटर पर सेकंड मतलब हर सेकंड आपकी रफ्तार कितनी बढ़ रही है, हर सेकंड हर सेकंड आपकी रफ्तार 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, हर सेकंड आपकी रफ्तार। या फिर आप 10 मीटर पर सेकंड भी कर सकते हो, कितना कर सकते हो, या कहीं कहीं पे हम इसको 9.8 की जगह पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। चलो मैं आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा बेटा। ये ऐसे है, देखें। अब इसका देखें, इसका क्या मतलब है, गिरा दूं आपको छत से, ये लो, ये आप बहुत ऊपर खड़ी हो, कहाँ पे खड़ी हो, छत पे खड़ी हो, और नीचे क्या है, अरे यार क्यों मार रहा है उसको, नीचे आपका जंपिंग जैक है जिसपे हम कूदते हैं तो फिर ऊपर से जंप लगाते हैं, ठीक है। मजा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, डन। अभी आप खड़ी हो तो आपकी रफ्तार 0 है, खड़ी है तो आपकी रफ्तार 1 सेकंड के बाद आप यहां पे होगी बेटा, और आपकी रफ्तार बढ़ के कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद आपकी रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड बोल, 20 क्या बोल, क्योंकि वो रफ्तार है, वो क्या है, और रफ्तार को नापते किसमें, मीटर पर सेकंड में। समझ आइए, नंबर के साथ साथ यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट में ही तो हम नापते तोलते हैं। अगर आप यूनिट, बिना यूनिट के फिजिक्स नहीं होती, बिना यूनिट के, समझ आ रही बात, क्योंकि हर एक चीज को नापने के लिए अलग अलग यूनिट्स बनाई गई हैं, है ना। आप तो ऐसे तो नहीं कह रही कि आपको यहाँ पे बैठे बैठे 50 किलो से बैठी हो, आप यहाँ से क्या बैठी हो, 50 मिनट से बैठ के क्लास लगा रही हो ना, 50 किलो से बैठ के तो नहीं लगा रही, हाँ 50 मीटर से बैठ के क्लास लगा रही हो, 50 मीटर पर सेकंड से नहीं ना, 50
मिनट से, 50 मिनट से, 50 मिनट से। तो हर एक चीज़ को नापने की यूनिट होती है, और जिस चीज़ की बात करें उस चीज़ के हिसाब से पीछे यूनिट लगाई जाती। रफ्तार को नापने के लिए जो होती है वो यूनिट मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है? तो ये समझी क्या, तो ये समझी क्या कि तेरी रफ्तार हर सेकंड में कितनी बढ़ रही है? 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। बात समझ में आई? तो इसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। टाइम हर बारी बढ़ रहा है। देखो जैसे देखो 0 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 सेकंड हुआ, है ना? 3 सेकंड के बाद आपकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड के बाद 40 मीटर पर सेकंड, हाँ है ना? किसको क्लियर है? तो दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, समझ में आया? और ये बढ़िया एग्जांपल है, गिरने वाली जो एग्जांपल है ना वो बढ़िया एग्जांपल है। समझ आ रही बात? या ओके, या तो कोई किसी चीज को आप ऊपर फेंक रहे हो तो उसमें वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वो भी कैसा मोशन है? हम प्यारी बच्ची यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अचीव, गाड़ियों की मदद से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अचीव करना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? टफ। मतलब इट इज़ नेक्स्ट टू पॉसिबल। समझ आए बात? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर मैं चीज़ को किसी को ऐसे गिरूं तो इसके अंदर एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी। मतलब हर सेकंड पे इसकी रफ्तार कितनी बढ़ेगी? 9.8। या फिर हर सेकंड में इसकी रफ्तार कितनी बढ़ेगी? 10। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। मतलब वी विल डिस्कस इट लेटर। समझ आएगी बात? आ रही है कि नहीं आ रही? क्या तुम्हारे को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर है? क्या तुम्हारे को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर? क्या तुम्हारे को एक्सेलरेशन क्लियर है? अगर आपका मोशन बदल रहा है तो आप एक्सेलरेशन कर रहे हो, मोशन नहीं बदल रहा तो एक्सेलरेशन। अगर मैं एक ही रफ्तार से ऐसे ऐसे चली जा रहा हूँ तो क्या मैं एक्सेलरेशन कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। मेरी रफ्तार एक ही है, मेरी रफ्तार, तो मैं एक्सेलरेशन नहीं कर रहा। और क्या मैं अपनी डायरेक्शन बदल रहा हूँ? तो एक्सेलरेशन में। बात क्लियर है ना बेटा? एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का बदलना या फिर डायरेक्शन का बदलना। और अगर आपको स्पीड और डायरेक्शन दोनों को एक साथ बोलना है, दोनों को, तो आप बोल दो ना एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का बदलना, एक्सेलरेशन का मतलब। समझ आई बात? क्योंकि वेलोसिटी इज स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड एंड डन। क्लियर? ओके। तो यहां से इसके बाद हमारे पास आ गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमारे को पता है क्राउड मूविंग इन क्राउडेड स्पीड। अगर आपकी गाड़ी भीड़ भड़ाके में चल रही हो तो कभी आपकी रफ्तार क्या होगी और कभी क्या होगी? और क्या आप अपना हिसाब किताब लगा के वो यूनिफॉर्म होगा? कभी तो एकदम कोई आगे राबिया नाम की लड़की तो एकदम से ब्रेक लगा दोगे। थोड़ी सी खड़ी हो और सड़क खाली हो और राबिया ही चला रही हो, कह रही अरे सड़क मिल गई खाली, सू, हाँ है ना? उस टाइम आप ये थोड़ा ना देखोगे कि यूनिफॉर्म चल रहा है, एकदम से बढ़ा देते हैं। समझ आई बात? यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ाते। ज़्यादातर बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो जो चीज़ें करते हैं वो एकदम से आराम आराम से करते हैं, एकदम से ऐसे ऐसे चलाते हैं। बच्चों को इज लाइक दैट इज। तो उनका जो है, बुजुर्ग लोगों का जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म हो भी सकता है, वो यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म होने के करीब होता है, बट हमारा कभी भी ऐसा नहीं होता। तुम्हारा कभी भी ऐसा नहीं होता, मेरा तो, मैं तो बुजुर्ग हूँ। क्या यहाँ तक क्लियर आया? ओके। बात करते हैं एक्सेलरेशन की। पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होता है और क्या होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? अगर आप समय के साथ साथ रफ्तार बढ़ा रहे हो तो आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर रफ्तार घटा रहे हो तो, क्योंकि रफ्तार घटा भी रहे हो तो आप अपना मोशन चेंज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो तो भी आप अपना मोशन चेंज कर रहे हो। समझ आएगी बात? लेकिन अगर आप रफ्तार बढ़ा रहे हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर रहे हो, रफ्तार घटा रहे हो तो। अगर आपके एक्सेलरेशन के सामने यहाँ पे ऐसे लिखा है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब हर सेकंड आप, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी देख सकते हो 10 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, हाँ है ना? मतलब हर सेकंड आपकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। अगर यही चीज को मैं ऐसे लिख दूं -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब हर सेकंड आपकी रफ्तार 10 से क्या हो रही है? घट रही है। समझ आई बात? तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। एक्सेलरेशन, अगर आपके एक्सेलरेशन के आगे पॉजिटिव लिखा हुआ है इसका मतलब रफ्तार बढ़ रही है। अगर आपके एक्सेलरेशन के आगे नेगेटिव लिखा है इसका मतलब आपकी रफ्तार घट रही है। और क्वेश्चन में ना तो पॉजिटिव लिखा होगा ना तो लिखा होगा नेगेटिव। ये लगाना किसका काम है? हमारा, क्योंकि अंग्रेजी में बोला गया होगा। अंग्रेजी में मैंने ब्रेक दबाई, मैंने ब्रेक, तो अब मेरी रफ्तार बढ़ेगी या घटेगी? तो इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। समझ आई बात बच्चे? मैंने स्पीड बढ़ाई तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? बात समझ में आई? क्वेश्चन में बेटा सारा कुछ लिखा हुआ होगा। ओके, मेरे को कहीं से आवाज आई? ओके, डन।
हम नेक्स्ट